हेलो एवरीवन, बीलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो है प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। मैंने प्रोनाउन आपको बेसिक वीडियो पहले से दे रखी है, आप लोग उसमें जाकर देखिए। पहले प्रोनाउन को इस चैप्टर से करने से पहले, इस टॉपिक को करने से पहले आप प्रोनाउन की पहली वीडियो को देखिए। जो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको प्रोनाउन डालेंगे तो उसमें बेसिक दे रखा होगा, आप पहले उसको क्लियर कीजिए। अगर आप उसे क्लियर करेंगे तो ही ये क्लियर होगा पूरा, क्योंकि ये उसी से रिलेशन रखता है, उसी से रिलेटेड है ये पर्सनल प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन को बेसिक पूरी तरह से उसमें समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको देखना गलत है, वो देखना सही नहीं होगा। पहले आप उसको देखिए फिर इसको देखिए। तो मैं आपको लोगों को बताता हूँ पर्सनल प्रोनाउन। आप लोगों को पूरी तरह से समझाऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसमें किस तरीके के एरर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम इसका पर्सनल प्रोनाउन का पूरा डाउट खत्म करेंगे और देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम से पता है, इसमें पर्सन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पर्सन से रिलेशन रखता है। जैसे पर्सनल है तो पर्सन से है, तो ये पर्सन से रिलेशन रखता है, इसलिए रेफर करता है पर्सन को, रेफर्स टू अ पर्सन। एक पर्सन को रेफर करता है क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है। अब पहले हम बात जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के थोड़े बेसिक के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हमारे इंग्लिश की दुनिया में 3 पर्सन्स होते हैं। कितने पर्सन्स होते हैं? 3 पर्सन्स होते हैं। सबसे पहला पर्सन समझिए, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूंगा, और सामने वाला जो सुनता है वो होता है लिसनर, जिसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। दोबारा समझिए, अगर बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और सुनने वाला जो लिसनर होता है वो होता है सेकंड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आमने सामने बात करते हैं, जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आमने सामने बात करते हैं, तो ये दोनों एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं स्पीकर हुआ तो लिसनर हुआ यू, मैं हुआ आई। ऐसे ही अगर आप बोल रहे हो तो आप हुए आई, और मैं सुन रहा हूं तो मैं हुआ आपके लिए यू। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हमारा यहां तो है नहीं, इसलिए वो नॉन एक्टिव की कैटेगरी में आएगा। वो क्या कहलाएगा? नॉन एक्टिव। तो इस चीज को हम लिखकर समझते हैं एक एक करके। तो देखिए, अगर मैं आपसे पर्सन्स की बात करूं, अगर मैं आपसे पर्सन की बात करूं तो पर्सन्स हमारे कितने होते हैं? पर्सन्स होते हैं हमारे 3। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जो होता है स्पीकर। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, जो होता है लिसनर। जो होता है लिसनर। लिसनर। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। जो कौन सा होगा? ये नॉन एक्टिव। पहला कौन सा हो गया हमारा? लिसनर, स्पीकर, लिसनर, एंड थर्ड इज नॉन एक्टिव। ये नॉन एक्टिव क्यों होगा? क्योंकि जब ये दोनों स्पीकर आपस में बात करेंगे तो ये एक्टिव होंगे। क्या होंगे? एक्टिव होंगे। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की, तो ये नॉन एक्टिव होगा। क्या होगा? नॉन एक्टिव होगा। तो यहां पर समझो, ये 2 होते हैं मेरे। एक तो होता है आई और एक होता है वी। आई और वी, ये होता है
यू। सेकंड पर्सन जो लिसनर हो रहा है वो क्या होता है, यू। एंड ये होता है मेरा ही, शी, इट एंड दे। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट एंड दे। बात क्लियर है? देखो ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई मतलब मैं, अगर मैं बात अकेला कर रहा हूं तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगा, लेकिन हम सभी लोग बात कर रहे हैं तो वी हो जाएगा। कहने का मतलब है आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर कैसे होगा समझिए। अगर मैं किसी एक सामने वाले एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, सामने वाला जैसे यू, मैंने कहा आप, यू स्टैंड अप एंड गो आउट, आप खड़े हो जाइए और चले जाइए, तो मैंने एक व्यक्ति से कहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, आप सभी लोग खड़े हो जाइए, तो मेरा कहने का मतलब है मैं सबसे बात कर रहा हूं। मेरे सामने जो भी हैं, जो लिसनर हैं, वो सबसे मैं बात कर रहा हूं, तो सभी के बारे में क्या आ जाएगा, ये प्लूरल वाला आ जाएगा। अब सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप याद रखना, चाहे तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। चाहे यू सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। याद रखिएगा आप। तो यहां पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो आपसे मैंने बता दिया कि जो आई का प्लूरल है वो वी है। ये आई क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। अब मैं आपको बता देता हूं कि केवल दो टेंस ऐसे हैं जिसमें आई को प्लूरल माना जाता है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। दो टेंस ऐसे हैं जिनमें आई को प्लूरल माना जाता है, बाकी सब टेंस में इनको सिंगुलर माना जाता है। तो पहला टेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। दोबारा समझ लीजिए, केवल दो टेंस ऐसे हैं जिनमें आई को प्लूरल माना जाता है, बाकी सारे टेंस में इसको सिंगुलर रेफर किया जाता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हमेशा इसको प्लूरल माना जाएगा। एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ही कम्स टू मी, वो मेरे पास आता है। ही कम्स टू मी, मेरे पास आता है। तो देखिए यहां पर ही क्या है, ये सिंगुलर था तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगी, एस लग कर आया। लेकिन अगर मैं कहूं आई गो टू स्कूल, अब देखिए आई को यहां पर प्लूरल माना गया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई को प्लूरल माना गया है, इसलिए यहां पर वर्ब क्या है, प्लूरल आई है। अगर सिंगुलर होती तो गोज होता, और ये प्लूरल है इसलिए गो है। तो आई गो टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, इसको प्लूरल माना जाएगा। अगर मैं इसके साथ नॉट यूज करूंगा तो मैं यहां पर नॉट के साथ सेंटेंस ऐसे लिखूंगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस इस तरीके से लिखूंगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। कहने का मतलब है जो डू आया है, डू नॉट जो आता है वो प्लूरल के लिए आता है, इसलिए मैं आई को यहां पर प्लूरल रेफर किया गया है। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे यहां पर कहूं आई हैव, आई हैज लिखना गलत होगा।
नोटिस कीजिएगा, आई हैज़ लिखना गलत होगा, आई हैव यहां पर सेंटेंस सही होगा। आई हैव डन माई वर्क, सेंटेंस ये सही हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर आई को सिंगुलर माना होता तो यहां पर हैज आता। तो दो ही टेंस ऐसे हैं जिनमें आई को प्लूरल रेफर किया जाता है, तो यहां पर आई के साथ हैव आएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बाकी सभी में आई को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। बात करते हैं वी की, तो वी आप जानते ही हो कि आई का प्लूरल वी होता है। ऐसे ही यू सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल लेकर आएगा। तो अब ये लिसनर हुआ और स्पीकर हुआ, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक्टिव होते हैं और जो थर्ड पर्सन होता है वो नॉन एक्टिव होता है। नॉन एक्टिव इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब नॉन एक्टिव होता है ना तो ये हमारे साथ नहीं होता, हम दोनों आपस में बात करते होते हैं तो एक्टिव होते हैं, इसलिए इसे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, और इन तीनों का जो प्लूरल है ये सिंगुलर है, और इन तीनों का जो प्लूरल है वो है दे। ये दे प्लूरल है, दे क्या है? प्लूरल है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ही का प्लूरल क्या है, तो ही का प्लूरल है दे। अगर आपसे कोई पूछता है कि शी का प्लूरल क्या है, तो शी का प्लूरल भी है दे। अगर कोई आपसे कहता है इट का प्लूरल क्या है, तो आप लोग इट्स नहीं कहिएगा। अगर आप इट्स कहेंगे तो इट्स गलत होगा कहना, तो आप लोग कहिएगा इट का प्लूरल भी दे होता है, इट का प्लूरल भी दे होता है। मैं दूसरी भाषा में यह कह सकता हूं कि ही और शी और इट का जो प्लूरल होता है वो एक ही वर्ड है, वो है दे। बात क्लियर है? तो यहां पर दे प्लूरल होता है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जो पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से जुड़ा होता है, पर्सन्स हमारे तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई एंड वी, सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और दे। आप लोगों को ये पर्सन्स क्लियर समझ में आ गए होंगे, तो इनको हम लोग इस तरीके से पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस पर्सन से रिलेटेड मैं कुछ केस बताऊंगा जिसमें सेंटेंसेस एरर पूछा जाता है, तो मैं इनके आप लोगों को केसेस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों एक्टिव होते हैं, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नॉन एक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग बात करते होते हैं तो इसलिए एक्टिव होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसकी कुछ टेबल पर एक जानकारी दूंगा जो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं केसेस के बारे में बताता हूं, आप केसेस को समझिए। केसेस में एक टेबल दूंगा, उस टेबल से आप लोग जितने भी एरर पूछे जाते हैं उस टेबल से इजीली कर सकते हैं। तो यहां पर केसेस में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला केसेस आता है मेरा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस या आप इसे कह सकते हो नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट केस या इसे आप कह सकते हो नॉमिनेटिव केस। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड है पॉजेसिव केस। अब आपको इसको समझिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस, इन तीनों को आप समझिए तो आप लोगों को समझ में पूरी तरह से ये केस आ जाएंगे। तो केसेस हमारे सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं? सब्जेक्टिव केस में आता है आई है और वी है, आई है और वी है। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में इसका होता है मी और इसका होता है अस। इसके बाद में आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, है ना। और देखिए आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू हो गया। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, एंड यहां देखिए इट का इट होता है,
उसके बाद में दे का देखिए देम, दे का क्या होता है देम। आई, दोबारा समझिए, जो सब्जेक्टिव केस होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस है आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। अब बात करते हैं पजेसिव केस के बारे में। तो देखिए पजेसिव केस दो कैटेगरी में रखना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले पजेसिव केस को मैं आपसे दो चीज़ों में डिवाइड कर देता हूं। पहला पजेसिव केस है, आप ध्यान रखिए, जिसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है ये पजेसिव केस दो होते हैं, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आज समझेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है बच्चों को, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आज आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आई का मी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और ये पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। वी का अस होता है और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है आर, और इसका होता है आर्स। यू का यू होता है और पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और ये होता है योर्स। ही का हिम होता है और पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, और ये पजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज होता है। यह याद रखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव ही का और पजेसिव प्रोनाउन सेम होते हैं। यहां पर देखिए शी है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है और पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। ऐसे ही यहां पर इट और यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, लेकिन यहां पर पजेसिव प्रोनाउन कोई भी नहीं होता। इट का पजेसिव प्रोनाउन कोई नहीं होता है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। बस यहां पर दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और यहां पर देयर हो जाएगा THEIR, और यहां पर एक हो जाएगा देयर्स, देयर्स। अब मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने यहां पे देखा होगा दो होते हैं, एक तो होता है देयर ये THERE और एक होता है THEIR। देखिए दोनों को बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये THEIR ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है और THERE ये मेरा एडवर्ब होता है। ये क्या होता है, ये मेरा एडवर्ब होता है और ये मेरा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, THERE ये एडवर्ब है, THEIR ये एडजेक्टिव है, और वो भी कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैंने आप लोगों को यहां पे समझा दिया कि सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स। इसका होता नहीं है इट का और देयर्स। अब यहां पर एक बात समझने की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको समझना है उसको समझिए। देखिए अगर किसी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है तो वो हमेशा अपने साथ नाउन लेगा। दोबारा समझिए, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है तो वो अपने साथ हमेशा नाउन लेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आना निश्चित है, इसके बाद नाउन आएगा। लेकिन जब भी कभी भी सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन दे रखा है तो ये नाउन
को कभी अपने साथ नहीं लेगा, अपने साथ कभी नाउन नहीं लेगा, है ना। जैसे मैंने अगर आपको एक सेंटेंस कहा, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं, दिस इज माई, अब देखिए मैंने सेंटेंस में लिखा दिस इज माई, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? कि जो माई है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसको अपने बाद कुछ न कुछ नाउन चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि हम लोगों को ये क्या है मेरा। तो मैं आपसे कहूंगा दिस इज माई, अब यहां पर कह दीजिए पेन, दिस इज माई पेन। तो देखो ये मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद मैंने आपको बताया था कि नाउन आना ही आना है। तो यहां पर ये पेन जो है एक नाउन है, अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस पेन इज माइन। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों इक्वल है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का और बोलने का फर्क है। यहां पर ये देखो दिस पेन इज माइन, यहां मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन है, दिस इज माई, यहां पर मेरा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोगों को पूरी तरह से इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेकर आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं लगता। बात क्लियर है? तो यहां पर इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैंने कहा माई फादर, योर फादर, देयर फादर, हिज फादर, हर फादर, माई ब्रदर, योर ब्रदर, आर ब्रदर, हिज ब्रदर, देयर ब्रदर, है ना। माई क्लास, योर क्लास, हिज क्लास, हर क्लास, देयर क्लास, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं जो अपने बाद क्या लेकर आ रहे हैं, ब्रदर, क्लास, फादर, ये सब नाउन है। मैं कहता हूं दिस इज योर मार्कर, तो यहां पर योर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और मार्कर एक नाउन है, दिस इज योर मार्कर। दिस इज माई मार्कर, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और मार्कर एक नाउन है ना। तो यहां पर अब मैं इस तरीके से बोल सकता हूं दिस मार्कर इज योर्स, वहां पर योर नहीं बोलूंगा, योर्स बोलूंगा, दिस मार्कर इज योर्स, दिस मार्कर इज देयर्स, देयर्स बोलूंगा, ये वाला देयर्स, माइन, ये आर्स, योर्स, हिज, हर, यहां पर हर्स। बात क्लियर है ना। तो ऐसे के लिए मुझे नाउन चाहिए, इनके लिए मुझे किसी भी नाउन की जरूरत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को ये केसेस के बारे में बता दिए। अब मैं इन पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिससे ये केसेस पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस है, देखिए, आई कॉल्ड रोहन। अब यहां पे देखिए, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से होती है। किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऐसे ही अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहां पर समझिए कि जो ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, जो ऑब्जेक्ट होगा वो केवल दो चीजों का हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो केवल दो चीजों का बनेगा, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा और एक प्रपोजिशन का बनेगा। याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, यानी वर्ब का, और वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब या प्रपोजिशन का। उसके बाद ही ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा या प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और तीसरे के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। याद रखिएगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा या प्रपोजिशन का बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आपसे देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेरी वर्ब है, कॉल्ड मेरी वर्ब है, और कॉल्ड से पहले मुझे क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, जो आई अपना सब्जेक्टिव केस में है। आई किस में है, सब्जेक्टिव केस में। आई मेरा किस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो यहां पर आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब देखिए, कॉल्ड के बाद ये मेरा क्या है, आई कॉल्ड व्हाट, आई कॉल्ड हूम, मैंने किसको बुलाया, रोहन को बुलाया। तो यहां पर रोहन मेरा क्या है, एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है,
और किसका ऑब्जेक्ट है? कॉल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? कॉल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। देखिए रोहन अपने ऑब्जेक्ट में है और आई अपना सब्जेक्टिव केस है। अब यहां पर देखिए कॉल्ड, फिर से रोहन कॉल्ड। अब यहां पर भी है, रोहन एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, रोहन कॉल्ड हुम। अब यहां पर देखिए आई था सब्जेक्ट में और यहां पर जो पहुंचा तो यहां पर वर्ब के बाद ये अपना ऑब्जेक्टिव केस आ गया। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस आई होता है और रोहन कॉल्ड मी, रोहन ने मुझे, मी का मतलब होता है मुझे, तो रोहन ने मुझे बुलाया, तो यहां पर मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, अगर मैंने आपसे कहा शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड दीज मैंगोज बिटवीन ही एंड आई। देखिए जरा, ये मेरा वर्ब हैज मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा मेन वर्ब है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसे। तो यहां पर मैंने कहा ये मेरा शी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, उसने क्या बांटा। तो आपका जो आंसर आया वो आया मैंगोज। ये मेरा दीज यानी मैंगोज है, ये नाउन है, और जो दीज है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज मेरा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे देखिए, बिटवीन क्या है? एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद आपको बताया था मैंने अभी ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा या प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो देखिए यहां पर क्या है? ही एंड आई है, जबकि ये सब्जेक्टिव केस में, और बिटवीन के बाद एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद इसको लिख दीजिए हिम और इसको लिख दीजिए मी। इनके ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, ना कि इनके सब्जेक्टिव केस। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, देम हैव हेल्प द पुअर। हेल्प्ड एक वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। देम मेरा ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस, जो वर्ब के बाद आता है, लेकिन वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहां पर देम को हटाकर यहां पर क्या कर देंगे? दे कर देंगे। दे हैव हेल्प द पुअर। सेंटेंस है ये। ही लाइक्स हिज पेरेंट्स। यहां पर लाइक्स एक वर्ब है और ये मेरा सब्जेक्टिव केस है। ही मेरा क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ही लाइक्स व्हाट का रिप्लाई मिला नहीं। ही लाइक्स हुम, वो किसे पसंद करता है? अपने पेरेंट्स को पसंद करता है। तो पेरेंट्स मेरा एक यहां पर ऑब्जेक्ट है जो एक नाउन है, और हिज मेरा एक क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने अभी आपको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा नाउन चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा नाउन चाहिए। यह सेंटेंस सही है। यहां पर लाइक का मतलब होता है पसंद करना, जो वर्ब है। अब इसको सेंटेंस को देखिए, ही लाइक यू आर गुड स्टूडेंट। आर आ लिख दीजिए, आ रह गया है, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में थोड़ी सी आप इसको समझिए। देखिए एक लाइक होता है जो मेरा दो काम करता है। एक तो बनता है वर्ब जिसका मतलब होता है पसंद से, जिसका मतलब होता है पसंद से, है ना। और एक लाइक होता है प्रपोजिशन जिसका मतलब होता है जैसा, के जैसा, के जैसा, की जैसे, के जैसा, है ना, जैसा। तो यहां पर देखिए मैंने आपसे बात करा, अगर मैं इसको वर्ब मानता हूं तो ही लाइक्स हो जाएगा। जब लाइक्स हो जाएगा तो यहां पर यू आर अ गुड स्टूडेंट यहां पर नहीं, तो कि ही लाइक्स यू आर गुड स्टूडेंट्स, वो मानता है तुम, ये क्या है, वो पसंद करता है तुम एक स्टूडेंट हो, इसका सेंस नहीं जा रहा है। तो जरा आप लोग एक काम करिए, इसको थोड़ा सा हिडन करिए और ये करिए ही आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए मैं अगर सेंटेंस को ऐसा कहूं कि ही को यहां पर इज कर दीजिए, क्योंकि ही के साथ इज आता है, ही इज अ गुड स्टूडेंट
लाइक यू। दोबारा देखिए, अगर इस सेंटेंस को मैं इस वाले पार्ट को यहां पर रख दूं, ही इज अ गुड स्टूडेंट लाइक यू, ये वह एक अच्छा स्टूडेंट है तुम्हारे जैसा, तुम्हारी तरह, है ना, वो एक अच्छा स्टूडेंट है तुम्हारी तरह। तो लाइक यू, तो ये यहां पर जो लाइक है ना, ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता तो यहां पर यू है, ऑब्जेक्ट है, मानते हैं यू ऑब्जेक्ट है, लेकिन ही के साथ लाइक्स होता, और उसके बाद में फिर ये क्या कर रहा है यार यहां पर, अगर ये मेरा सब्जेक्टिव केस है और ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो इसका सब्जेक्ट कहां है, इसका सब्जेक्ट कहां है? तो इसलिए यहां पर ये प्रेपोजिशन है जो ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने बाद। तो इसका मतलब है ही इज अ गुड स्टूडेंट लाइक यू। तो इसका सेंटेंस का जो सही बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो, इसका बनेगा ही इज अ गुड स्टूडेंट लाइक यू। इसका सही क्रम ये होना चाहिए, कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको यहां पर सेंटेंस को डाला था। सेंटेंस का सही करेक्शन ये है, ही इज अ गुड स्टूडेंट लाइक यू, वह एक अच्छा विद्यार्थी है आपके जैसा, जैसे आप हो वैसा ही वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। आगे देखते हैं, सोहन केम टू मी, सोहन मुझसे मिलने आया, मेरे पास आया, बट आई वेंट, लेकिन मैं चला गया। सोहन मेरे पास मिलने आया मुझसे, लेकिन मैं चला गया। तो देखिए यहां पर क्या है, बट, यहां पर ये मेरा एक सेंटेंस है और वेंट, आई वेंट दूसरा सेंटेंस है। तो आपको मैं बट के बारे में बता देता हूं। बट भी दो काम करता है, एक तो बट करता है कंजंक्शन का, और कंजंक्शन का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। यहां पर जो हिंदी निकलेगी, जब कंजंक्शन का काम करेगा तो उसका मतलब निकलेगा लेकिन, किंतु या परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु। इसका मतलब हिंदी में जब निकलेगा जब कंजंक्शन का काम करेगा। और कंजंक्शन का काम कब करेगा, जब दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, तो कंजंक्शन होगा। लेकिन दूसरा काम जब करेगा ना, तो ये काम करेगा एक्सेप्ट के रूप में। अब एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय, के सिवाय, के अलावा। तो देखिए यहां पर, सोहन केम टू मी बट आई वेंट, सोहन मेरे पास आया लेकिन मैं चला गया। तो यहां पर एक देखिए, ये क्लॉज है, सब्जेक्ट है ये मेरा, ये मेरी वर्ब है, और ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है। इसका मतलब दो सेंटेंस और दो क्लॉज को जोड़ रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या है, ये मेरा कंजंक्शन है। बट मेरा क्या है, कंजंक्शन है। वर्ब से पहले देखो ये सोहन सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये यहां पर क्या है, कंजंक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट, इस बट का मतलब कंजंक्शन है, एवरीवन बट दे लव मी। अब देखिए यहां पर एवरीवन को अगर मैं मान लेता हूं कि ये सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब कहां है, बट तो कोई वर्ब नहीं है। अगर इसकी वर्ब यहां है तो यहां पर एस लगना होना चाहिए था, और अगर फिर भी देखिए वर्ब कहां है ना, सेंटेंस में जितनी वर्ब होंगी उतने ही सब्जेक्ट होंगे, और जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही उनकी वर्ब होगी। अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान लेता हूं और मानता हूं कि इसकी वर्ब ये रही, तो फिर इसकी वर्ब कहां है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए इस सेंटेंस को कंफ्यूज ना होना आपको, आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं, एवरीवन लव्स मी, एवरीवन लव्स मी। अगर ये मैं आपको उठा के पूरे पार्ट को इसको छिपा दूं, हिडन कर दूं, तो एवरीवन लव्स मी, हर कोई मुझसे प्यार करता है, एवरीवन लव्स मी, हर कोई मुझे प्यार करता है, बट दे। अब बट दे, इसको समझिए, बट मेरा यहां पर कोई कंजंक्शन नहीं है, बट यहां पर है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, किसके सिवाय, उनके सिवाय। सब मुझे प्यार करते हैं लेकिन उनके सिवाय। तो यहां पर क्या होता है, ये मेरा प्रेपोजिशन है, बट मेरा यहां पर क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, देम आता है। क्या आता है, देम आता है। तो अब इस सेंटेंस को अगर मैं सही करूं
तो सेंटेंस कैसे सही होगा? देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को सही करता हूँ, यहाँ देखिए, अगर इस सेंटेंस को मैं सही करूँगा तो क्या होगा? एवरीवन लव्स मी। यहां पर या तो आप लिख दीजिए एक्सेप्ट बट देन। इस बट का मतलब ही एक्सेप्ट है, के सिवाय, उनके सिवाय हर कोई मुझे प्यार करता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस दो चीजों का हो सकता है, एक तो प्रेपोजिशन का और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब का। दोबारा एक सेंटेंस और देखिए जरा, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, them went to कानपुर with I। अब देखिए यहां पर ये मेरा क्या है? them went to कानपुर with I। देखिए ये मेरा went एक वर्ब है, और कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो हमेशा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहां पर क्या है? वेंट से पहले मेरा क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस तो यहां पर है नहीं, ये देम है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए इसे क्या बना दीजिए? सब्जेक्टिव केस। दे वेंट टू कानपुर विद मेरा क्या है? एक प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस तो है नहीं यहां पर, तो इसलिए इसे क्या कर दीजिए? मी कर दीजिए। क्लियर है? इसको क्या कर दीजिए? मी कर दीजिए। तो यहां पर ये चीजें मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको इस सेंटेंस को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ ऐसे केस पर। तो देखिए यहां पे मैं एरेज करता हूं। कॉन्सेप्ट 1 ये कहता है मेरा कि अगर किसी, देखिए हमारी तरह से दो सेंस होते हैं, एक तो होता है गुड सेंस और एक होता है बैड सेंस। एक होता है बैड सेंस, गुड सेंस होता है और बैड सेंस होता है। आप गुड सेंस को समझिए, अगर कोई अच्छी बात है तो गुड सेंस होगी, अगर कोई बुरी बात है तो बैड सेंस होगी। अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी पर्सन किसी को गाली देता है तो ये बैड सेंस में जाएगा, कोई भी पर्सन किसी की हेल्प करता है गुड सेंस में जाएगा। मैंने क्लास में टॉप किया, गुड सेंस है। मैं क्लास में फेल हो गया, बैड सेंस है। मैंने आज किसी एनिमल की हत्या कर दी, बैड सेंस है। मैंने आज एनिमल की सहायता की, उसको खाना खिलाया, गुड सेंस है ना? तो मैं पढ़ाई करता हूं, गुड सेंस है। मैं पढ़ाई नहीं करता, बैड सेंस है। तो ये सारी गुड सेंस में, मान लीजिए मैं चोरी करता हूं, गुड सेंस नहीं है, बैड सेंस है ना? तो यहां पर गुड सेंस और बैड सेंस का मतलब यही होता है कि अगर कोई अच्छी बात है तो गुड सेंस है, अगर मैं कहूं आपसे ये बुरी बात है तो बैड सेंस है। क्लियर हुआ? तो देखिए यहां पर गुड सेंस में अगर जब भी गुड सेंस की बात आएगी तो पर्सन 3 का यूज किया जाएगा, 2 3 1 का फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और बैड सेंस की बात आएगी तो 2 1 2 3 का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। 2 मतलब यहां पर है यू, सेकंड पर्सन, यहां पर ये थर्ड पर्सन, लिख देता हूं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन कौन होते हैं? यू। और थर्ड पर्सन ही शी और इट और दे। और ये फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई और वी। ऐसे ही यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर हुआ? तो गुड सेंस और बैड सेंस, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और फर्स्ट पर्सन आई एंड बी। ऐसे ही आई और वी, यू ही शी इट दे। बात क्लियर है? तो यहां पर सेंटेंसेस को समझते हैं अच्छी तरह से और देखते हैं। अगर मैं आपसे इस तरीके की बातें कहूं तो आप लोग समझना कि अगर गुड सेंस है तो 2 3 1 का फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। और अगर बैड सेंस है तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। अगर दो पर्सन दे रखे हैं तो क्या करेंगे हम? 2 पर्सन में, 2 पर्सन के साथ हम लोग क्या करेंगे? देखिए
अगर 2 पर्सन्स दे रखे हैं 2 3 1 में, तो हम लोग क्या करेंगे 2 3 3 1 और यहां पर 2 1, ये 2 पर्सन के साथ आएगा। ऐसे ही यहां पर बैड सेंस में 1 2 2 3 और यहां पर 1 3, ये चीजें यूज की जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहां पर 1 2 2 3 और 1 2, आपने देखा 2 3 दोनों में कॉमन है। 2 3 क्या है? दोनों में कॉमन है। जब भी 2 3 की फॉर्मूला को यूज किया जाए तो आप लोग को हमेशा इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स जब समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा आई यू एंड ही आर गोइंग टू ए स्कूल, अब ये सेंटेंस में बताइए गुड सेंस है बैड सेंस है? आई यू एंड ही आर गोइंग टू स्कूल, अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो ये गुड सेंस है ना कि बैड सेंस है? गुड सेंस है। तो गुड सेंस में 3 आई यू एंड ही दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला कौन सा बना? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 1 2 3, ये वाला फॉर्मूला बन गया बैड सेंस का, जबकि हमें लगाना है गुड सेंस का। तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्या करेंगे 2 3 1 का, तो ये पहले नंबर पर आएगा, 3 सेकंड नंबर पर आएगा और ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, थर्ड नंबर पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं ही यू एंड आई आर गिल्टी, ही यू एंड आई आर गिल्टी, हम लोग दोषी हैं। कौन कौन दोषी है? वह, तुम और मैं दोषी हैं। तो दोषी हैं, देखिए हम यहां पर क्या करना है, अब दोषी है यानी क्रिमिनल है, तो हमने कोई गलत काम किया होगा तो बैड सेंस में जाएगा ना। तो बैड सेंस का फॉर्मूला 1 2 3 का होता है। तो 1 2 3 का यहां पे देखिए, यहां पर दे रखा है 3 2 1 का, तो यहां पर सही करिए इसको क्रम से। तो इसको कैसे करेंगे? आई को पहले लेंगे, आई 1 2 3, आई यू एंड ही 1 2 3 आर गिल्टी, आर गिल्टी। तो यहां पर इसको बैड सेंस में इस तरीके से लेंगे। अब देखिए यहां पर अगर मैं कहूं आई एंड यू एंजॉयड द पार्टी, अब यहां पर 2 पर्सन है, पार्टी को एंजॉय किया, 2 पर्सन है, कौन कौन है? आई और यू। अब पार्टी एंजॉय करना अच्छी बात है कि गलत बात है? गुड सेंस में जाता है। क्या जाता है? गुड सेंस में जाता है। तो देखिए मैंने यहां पर कहा आई एंड यू, गुड सेंस है, तो गुड सेंस में मैंने आपको बताया था कि यहां पर यू पहले आएगा। अगर यहां पर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन पहले आएगा और थर्ड पर्सन बाद में आएगा। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो यहां पर 23 का फॉर्मूला बनेगा 2 3 का, तो 2 और 3 का बनेगा, 3 है नहीं तो फिर किससे बनेगा? 3 1 का, 3 1 है नहीं, 2 1 का, 2 1, यानी ये मेरा कौन सा पर्सन है? सेकंड और ये मेरा फर्स्ट। तो 12 का फॉर्मूला तो इसमें है, जबकि ये बैड सेंस है, तो 2 1 कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा यू एंड आई एंजॉयड द पार्टी, एंजॉयड द पार्टी, है ना? ये फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं ये कहता हूं शी एंड आई टॉप द क्लास, उसने और मैंने क्लास में टॉप किया, टॉप द क्लास। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर अच्छी बात है ना, टॉप करना अच्छी बात है, तो यहां पर देखिए ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। 31 का फॉर्मूला बना, किसका बना? 31 का।
गुड सेंस में, तो यहां पर 31 का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अगर ये होता आई एंड शी टॉप द क्लास तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ता। अब यहां पर ये सही है, शी पहले आया है एंड वाई बाद में आया है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर गुड सेंस और बैड सेंस में इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए जैसे मैं कहूं आई यू एंड ही enjoyed the party till late night, till late night। अब देखिए मैंने कहा आपसे आई यू एंड ही इंजॉयड द पार्टी। इंजॉय पार्टी करना, पार्टी इंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन लेट नाइट पार्टी इंजॉय करना बैड सेंस है। तो यहां पर अगर ये होता कि इंजॉयड द पार्टी तो गुड सेंस था, लेकिन लेट नाइट पार्टी अटेंड करना बैड सेंस में जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे बैड सेंस में, आई यू एंड ही, आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 1 2 3 का फॉर्मूला जो कि यहां पर सही है। बात क्लियर है? तो यहां पर ये 1 2 3 1 का सीक्वेंस और 1 2 3 का सीक्वेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर दो में बात होगी तो ये वाला यूज किया जाएगा, ये वाला यूज किया जाएगा, या ये वाला यूज किया जाएगा। और गुड सेंस में 2 में बात हुई है तो 2 3 3 1 और 2 1 का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको, आप देखिए। अगर मैं आपसे इस तरीके से कहता हूं गुड सेंस में और बैड सेंस में अगर ये वाली चीज आ जाती है तो कैसे करेंगे, देखिए इनके साथ कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आए, जैसे मैंने आपसे कहा यू एंड ही हैव डन हिज देयर माई योर वर्क। यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का एक एरर आता है जो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होता है। ये मेरे 4 जो दे रखे हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, तो आप लोगों को इसमें सही पॉजिटिव एडजेक्टिव फिल करना है। तो देखिए यू एंड आई हैव डन वर्क, ये बैड सेंस में है। किसमें? बैड सेंस में। तो 2 3 का फॉर्मूला है, ठीक है, बैड सेंस में 2 3 का फॉर्मूला है। हैव डन, अब यहां पर क्या आएगा, तो आप लोग याद रखना किसी भी सेंटेंस के सीक्वेंस में चाहे तो बैड सेंस हो चाहे गुड सेंस हो, चाहे तो बैड सेंस हो चाहे गुड सेंस हो, अगर किसी का सीक्वेंस दे रखा है और इसमें यू आया है और यू आया है तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा। अब जैसे कहा यू आया है तो यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव योर करना है। क्या करना है? योर करना है। अगर यू आया है तो, अगर यू के साथ आई आया है, यू के साथ आई आया है, क्या आया है? आई आया है, तो आप लोगों को यहां पर आर करना है, ओ यू आर, आर। दोबारा समझ लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में आई आया है, क्या आया है? आई, तो आर करना है, ओ यू आर। चाहे वो यू के साथ आए, चाहे ही के साथ आए, चाहे शी के साथ आए। लेकिन अगर उस किसी सेंटेंस में आई नहीं आया, इसके साथ आई नहीं आया और खाली यू आया है, चाहे यू के साथ एंड ही आ जाए, शी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको योर करना है। और यू के साथ आई आ जाए तो आर करना है। अगर मैं कहूं आई के साथ ही आ जाए तो भी आर करना है। यानी अगर आई के साथ यू एंड ही आ जाए तो भी आर करना है। लेकिन किसी सेंटेंस में ये वाला आ जाए, यू एंड ही या शी, तो आप इसमें आई नहीं आया है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव योर आएगा। क्या आएगा? योर आएगा।
तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर 2 या 3 का सीक्वेंस दे रखा हो और उसमें आई आया हो, 2 हो या 3 हो, उसमें आई आया हो तो आर करना, OUR पजेसिव एडजेक्टिव, और आई नहीं है और यू है तो योर करना। क्लियर? तो देखिए यहां पे देख लीजिए, यू ही एंड ही हैव कंप्लीटेड, अब यू आया है और ही आया है, आई नहीं है इसमें, तो आंख बंद करके आप लोग क्या लगा देंगे? यू लगा देंगे। ये सब गलत है, ये सब गलत है। एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं आपसे कहूं यू ही एंड आई हैव completed their are or your promise, यहां पर ही आ गया। अब देखिए, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड देयर आर योर प्रोमिस, तो यहां पर क्या करेंगे? आप देखो आई आया है ना, आई इसके साथ, यू है, ही है, आई है, तो आई आया है ना, तो आई के साथ पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या आ जाएगा? ये गलत है सभी। क्लियर हुआ? और यहां पर सेंटेंस इस तरीके से होता कि आई किसी के भी साथ आए हमेशा आ रहता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझिए और क्लियर करिए। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा स्टार्टिंग से कीजिए। मिलते हैं, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।